हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। पीवाईक्यूज जो है उसकी सीरीज हम कवर कर रहे थे कि पीवाईक्यूज जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेवलपिंग ब्रांड एंड एनरिचिंग मार्केट इज एम्फेसाइज्ड बाय। किसने एम्फेसाइज किया? ये जो यहाँ पे सिस्टम्स दिख रहे हैं हमें, इनमें से किसका फोकस जो है वो ब्रांड को डेवलप करने पे और मार्केट को, एनरिचिंग मार्केट के ऊपर एम्फेसाइज करता है? Theory of system analysis, signal theory of rational choice, human capital theory. Theory of system analysis में जो भी हमारे पास सिस्टम होगा हम उसको एनालाइज करते हैं, कंप्लीट उसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। सिग्नल थियरी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि सिग्नल थियरी में जो है किसके ऊपर, ब्रांड पे, एनरिचिंग मार्केट के ऊपर एम्फेसाइज किया जाता है। प्लस इसमें टू वे प्रोसेस माना जाता है कि जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं उस टाइम पे एक रिसीवर एंड पे होगा, एक सेंडर एंड पे होगा। तो जब आप भेजते हैं कोई भी चीज या कम्युनिकेट करने की ट्राई करते हैं अगले इंसान को वो सिग्नल मिलना चाहिए और उसको कैसे इंटरप्रेट करना है वो भी आना चाहिए। तो ये सिग्नल थियरी में आता है। थियरी ऑफ रैशनल चॉइस, रैशनल चॉइस मतलब आप एक लॉजिकल चॉइस बना रहे हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से आप लॉजिकली कोई भी एक इंटरेस्ट जो है वो चूज कर रहे हैं। इस चीज पे ज्यादा फोकस दिया जाता है थियरी ऑफ रैशनल चॉइस में। और ह्यूमन कैपिटल थियरी में फोकस किया जाता है कि एजुकेशन की वजह से कैसे कैपिटलिज्म या ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो एनहेंस किए जाए, इंक्रीज किए जाए। आंसर जो है वो इसका बी रहेगा। एक बार इनके बारे में देख लेते हैं। थियरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस जो मैंने आपको बताया किसके ऊपर फोकस करता है, सिस्टम को स्टडी करने पे, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको एनालाइज करने पे कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिग्नल थियरी जो है वो एक ब्रांड डेवलपमेंट, मार्केटिंग और डिजाइन थियरी मानी जाती है। ये किस लिए यूजफुल है? बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए, स्पेशली जब दो पार्टीज का एक्सेस किस पे हो, डिफरेंट इंफॉर्मेशन पे हो, क्योंकि एक सेंडर नोड पे होगा जो भेज रहा है कुछ, ठीक है, और रिसीवर एंड पे उसको कम्युनिकेट करना है कि कैसे इंटरप्रेट करना है सिग्नल को। ये दो पार्टीज के पास जब डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन की एक्सेस हो उस टाइम पे सिग्नल थियरी जो है वो यूज की जाती है। रैशनल चॉइस में हमने बताया, टेल्स अस दैट हाउ एन इंडिविजुअल यूजेस इट्स सेल्फ इंटरेस्ट टू मेक बेटर चॉइसेस। तो कैसे आप बेटर चॉइसेस जो है वो कर सकते हैं खुद के इंटरेस्ट के बेसिस पे। तो वो लॉजिकल चॉइसेस या रैशनल चॉइसेस की यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल थियरी है जो कि एम्फेसाइज करती है कि कैसे हम एजुकेशन को यूज कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी वर्कर्स की इंक्रीज करने के लिए। यानी ऑब्वियसली जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, कैपिटलिज्म पे ज्यादा फोकस होगा और कैपिटल जो है आप बना सकते हैं वहां से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सांख्य फिलोसफी इवोल्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी। तो जो यूनिट फर्स्ट है वहां से ये क्वेश्चन है। बहुत सारी वेस्टर्न और इंडियन फिलोसफीज होती हैं, सांख्य फिलोसफी इंडियन फिलोसफीज में आती है। इवोल्यूशन को किस तरीके से कंसीडर करती हैं ये इवोल्यूशन को टेलियोलॉजिकल प्रोसेस, लीनियर प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस या नोवल चेंज। सांख्य फिलोसफी जब आप पढ़ेंगे तो ये टेलियोलॉजिकल प्रोसेस की तरह इसको लेती हैं, यानी पर्पसिव वे में लेते हैं कि जो इवोल्यूशन हुआ है वो एक पर्पस के साथ हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ, पर्पस के साथ साथ ये लीनियर प्रोसेस नहीं है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस जो है इसको मानते हैं। टेलियोलॉजिकल और पर्पसिव और एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये आप याद रखेंगे। फिर आता है विच स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, जो मैंने आपको बताया था इंडियन और वेस्टर्न दो तरीके की फिलोसफी हम लेके चलते हैं, एंडोर्सेस द फॉलोइंग मेटाफिजिकल असर्शन। कौन सी फिलोसफी ये बात बोलती है जो यहाँ पे लिखी हुई है इन्वर्टेड कॉमास में? Since the universe exists independent of us and is governed by laws over which we have little control, it is necessary to know certain definite things about this universe in order to adopt to it. तो इससे अडॉप्ट होने के लिए हमें इसके बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जो चीजें हैं वो वैसे ही चलती हैं, इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। तो जब उन पे कोई बस नहीं है और वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं तो ये रियलिज्म की फिलोसफी जो है इसका आंसर रहेगा। Next है, which of the following shifts have been suggested by NCF 2005 for teachers? Teachers के लिए कौन से shift की जो है वो बात की है किसने? NCF 2005 ने। Knowledge disbursed to knowledge owned, डिसिप्लिनरी से मल्टीडिसिप्लिनरी, लर्नर्स ऑटोनॉमी से टीचर की डायरेक्शंस, यानी पहले लर्नर की ऑटोनॉमी है, लर्नर के अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं, फिर टीचर के अकॉर्डिंग पे शिफ्ट हो जानी चाहिए।
या फिर टीचर सेंट्रिक हैं और उनको लर्नर सेंट्रिक हो जाना चाहिए फ्रॉम 4 walls ऑफ क्लासरूम टू सराउंडिंग्स एंड आउटसाइड द क्लासरूम। तो ऑब्वियसली लाइफ के साथ कनेक्ट करके चीजें होनी चाहिए। सो ई तो डेफिनेटली रहेगा। टीचर सेंट्रिक चीजों से लर्नर सेंट्रिक पे हमें फोकस करना है, तो डी और ई दो जो है वो यहाँ पे रहेंगे। वो देख लीजिए कौन से में है, यहाँ पे भी है लेकिन डी में भी है। तो अब ए और बी में से यानी सी तो इन्होंने खुद ही हटा दिया कि लर्नर की ऑटोनॉमी से टीचर की डायरेक्शन पे हम नहीं जाएंगे, हम टीचर की डायरेक्शन से लर्नर सेंट्रिक चीजों पे जाएंगे। सो डिसिप्लिनरी से मल्टी डिसिप्लिनरी फोकस पे ये बात करते हैं, ना कि नॉलेज डिसबर्स्ड से नॉलेज ओन्ड कि आप एक ही जगह पे नॉलेज को ओन कर ले रख लें। सो बी, डी और ई जो है वो इसका आंसर रहेगा, यानी बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग अलाउज द यूजर टू। सो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग CCL, ये आपको पता होना चाहिए क्या है। क्रिएटिव कॉमन जो है वो एक NGO होता है, ठीक है, जो कि कैसे आप चीजों को यूज करेंगे। जैसे हम अगर रिसर्च करते हैं, डेजर्टेशन लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं ना चीजों को। सो कई जगह पे हमें क्रेडिट्स देने पड़ते हैं, रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। सो वो क्या है कि वो चीजें फिक्स्ड होती हैं, यानी वो ओपन एक्सेस में है तो हम उनको ले सकते हैं या नहीं है। सो वो भी एक लाइसेंस होता है कि कैसे उसको पब्लिकली यूज किया जाएगा। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि क्या क्या अलाउ करते हैं ये यूजर को। सो यूज द एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट को यूज करने के लिए उसको रिमिक्स कर सकते हैं एजुकेशनल कंटेंट को। रिमेंबर कि ये कहीं भी बात नहीं करते, रिडिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हैं। तो ए, सी और डी जो है वो सही आंसर रहेगा। अब इसके साथ ए, बी, डी, सॉरी हाँ मैंने भी वही बोला था, ए, बी और डी, सी गलत है। सो ए, बी, डी, सी सही आंसर रहेगा। फिर एक क्रिएटिव कॉमन्स क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शेयरिंग या कि क्रिएटिविटी को, नॉलेज को कैसे लीगल फ्री लीगल टूल्स के थ्रू यूज किया जाए उसकी बात होती है। तो इसमें कई तरीके के लाइसेंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आपको ये सिंबल देखने को मिलता है, यानी वो पब्लिक डोमेन में है और उसको आप कॉपी पब्लिश भी कर सकते हैं, लेकिन एट्रीब्यूशन उसके लिए चाहिए होगी। फिर है कमर्शियल यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई और अडेप्ट कर सकते हैं, लाइसेंस को चेंज भी करवा सकते हैं। ऐसे ही CCBY होता है, CCBY SA होता है, CCBY ND, NC, NCSA। तो जैसे जैसे ये चीजें इंक्रीज हो जाएंगी वैसे वैसे रेस्ट्रिक्शंस इंक्रीज हो जाएंगी। सो वो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि कौन से लाइसेंस का क्या मतलब है। सो ये स्लाइड एक बार आप देख लीजिएगा, अगर कुछ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। Savitribai Phule is known for her contribution in which of the following listed areas? So इनमें से सावित्रीबाई फूले ने कहाँ कहाँ contribute किया है? पीस एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, वुमेन एजुकेशन, चाइल्ड केयर एजुकेशन। तो देखिए सबसे पहले तो हमें दिख रहा है ऑप्शन में सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, यानी इनमें से दो ही चूज करने हैं हमें, दो सही हैं। सो हमें पता है कि सावित्रीबाई फूले ने वुमेन एजुकेशन पे सबसे पहले बात की थी, तो ये ऑप्शन तो कहीं नहीं गया, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, यानी कि शेड्यूल्ड क्लास या शेड्यूल्ड ट्राइब, उनके लिए भी एजुकेशन की उन्होंने बात की थी। तो सी और डी, यानी डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। Which of the following are the types of mobile application? Native, mobile web, hybrid, immigrants. So इनमें से तीन तो रहेंगी ही जो ऑप्शन के हिसाब से हमें दिख रही है, यानी चार में से तीन रहेंगी। और वही तीन जो है वो टाइप्स होते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के, और वो तीन कौन कौन से हैं? वो फर्स्ट थ्री हैं, ए, बी और सी, यानी कि बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन होता क्या है मोबाइल एप्लीकेशन? सो जैसे एप्स होती हैं उनको हम यूज करते हैं, सो एक टाइप से सॉफ्टवेयर ही होता है वो जो कि मोबाइल डिवाइसेस पे रन करने के लिए बनाया गया, उनको हम मोबाइल एप्स बोल देते हैं, ठीक है। तीन टाइप्स की ये होती हैं, नेटिव मोबाइल एप्स, वेब एप्स, हाइब्रिड मोबाइल एप्स। सो नेटिव मोबाइल मतलब जिसके लिए बनाई गई हैं, जिस प्लेटफॉर्म के लिए उसी में ही चलेंगी, जैसे एप्पल के सॉफ्टवेयर्स हैं, या फिर कई बार होता है कि जैसे फाइनल कट प्रो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, वो पर्टिकुलरली उसी डिवाइस के लिए ही चलेंगे जिसके लिए वो बनाए गए हैं। वेब एप्स में क्या होगा, वो वेब के थ्रू रन करेंगी, यानी ये जो है वो मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बिल्ड करके बनाई जाती हैं, लेकिन इनको हम हार्डवेयर की तरह यूज नहीं कर सकते। मोबाइल डिवाइसेस में हमें सॉफ्टवेयर की तरह लेनी होती हैं, और उसके साथ साथ वो वेब ब्राउजर पे जाके जो है वो चलेंगी, ओपन होंगी, ठीक है। तो उनको हम वेब एप्स बोल देते हैं। ऐसे ही हाइब्रिड मोबाइल एप्स होंगी, यानी कि वो इंस्टॉल तो की जा सकती हैं जैसे नेटिव एप्स की जाती हैं, बट यूज करने के लिए उनको वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। तो वो मिक्स हो गया, यानी नेटिव की तरह ही है लेकिन वो वेब ब्राउजर की वहां पे आवश्यकता होगी। सो ये तीन तरीके की मोबाइल एप्स हैं, ये ध्यान रखिएगा।
Which of the following statements exemplify the characteristic features of linear programmed style of instructional technology? So linear programmed style की जब हम बात करते हैं, linear इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, सो इसमें यूजुअली आपको पता होगा बीएफ स्किनर ने दिया है 5 तो एटलीस्ट इन्होंने क्या बताए हैं, प्रिंसिपल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं. तो इन 5 में से यहां पे आपने देखना है कौन कौन सी हैं. स्मॉल स्टेप रिप्रेजेंटेशन, ट्रीटमेंट ऑफ एरर टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग, यानी एरर्स को आप ठीक करें, बीच बीच ट्रीट करें. एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, डेमोन्स्ट्रेट, प्रमोट एंड रिलीज एंड इमीडिएसी ऑफ फीडबैक. सो ये जो है फर्स्ट रहेगा, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग की बात करते हैं और फीडबैक इमीडिएट मिलना चाहिए उसकी बात करते हैं. तो ए, सी और ई, ए सी ई यानी सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा. सो एक बार देख लेते हैं. प्रोग्राम्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बीएफ स्किनर ने दिया. 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के जो इन्होंने बात की. वो कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, इमीडिएट फीडबैक, सेल्फ पेसिंग कि अपने अकॉर्डिंग भी आप काम कर सके अपने, क्योंकि वो जिस तरीके से वो जाएंगे आगे फर्दर, जो प्रोग्रामिंग की बात बीएफ स्किनर ने की थी, हमने पूरा का पूरा इसमें मैंने इस पे एक वीडियो भी बना रखी है. बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत था वो देख लीजिएगा. एंड स्टूडेंट टेस्टिंग, तो ये 5 जो है वो याद रखिएगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स आर प्रोबेबिलिटी बेस्ड. तो सैम्पलिंग मेथड या रिसर्च से रिलेटेड मैंने बहुत वो 6 वीडियोस बना रखे, 5-6 वीडियोस काफी मेजर. वो अगर आप देख लेंगे तो रिसर्च के क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे. काफी अच्छे से डीप में मैंने उनमें कॉन्सेप्ट्स जो है वो कवर किए हैं. सो सैम्पलिंग मेथड्स जो है प्रोबेबिलिटी यूज बेस्ड कौन कौन से हैं? क्लस्टर, सिस्टमैटिक और स्ट्रेटिफाइड. सो ये जो है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड मेथड रहेंगे, यानी ए, सी, ई जो है वो सही आंसर रहेगा, यानी बी. ठीक है जी. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रीसेज रिलेटेड क्राइटेरिया फॉर टीचर इवेल्युएशन. सो कौन से प्रीसेज रिलेटेड, प्रीसेज मतलब प्रिडिक्टिव फैक्टर को बोल दिया जाता है कि कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया रहेंगे जो टीचर इवेल्युएशन के लिए यूज होने चाहिए. ठीक है. सो इसमें सबसे पहले प्रिडिक्टिव फैक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम टीचर, उसकी इंटेलिजेंस, उसको कितना आता है, उन सब चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, यानी टीचर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस इसमें रहेगा. तो कौन कौन से ऑप्शन में टीचर की बात की गई है इवेल्युएट करने के लिए, क्योंकि हम टीचर को इवेल्युएट करना चाहते हैं. तो टीचर की पर्सनालिटी, ठीक है, सबसे पहले पर्सनालिटी और पैटर्न. हमें 2 ही ऑप्शन चूज करने, तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना पड़ेगा. ठीक है. तो सेल्फ एस्टीम या सोशल कॉम्पिटेंसी, सो वो सारी चीजें, तो ए और डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा. बाकी जो है वो कंपैरेटिवली, मतलब हमें अप्रोक्सीमेट बेटर आंसर चूज करना है ना. सो अगर और ऑप्शन में होते तो हमें उनमें से भी कोई ना कोई बेस्ट जो है वो देखना पड़ता. सो अभी के लिए ए और डी यानी फर्स्ट जो है वो सही आंसर हो जाएगा. सो आई होप आपको आज का सेशन ठीक लगा होगा, समझ आई होंगी चीजें. कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा. दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग.